अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सुना है कि किसी पाकिस्तानी कॉलर ने कॉल किया है आपके बैंक में और ये कह रहे एसबीआई बैंक में और लोन मांगा है और धमकियां दी है। मतलब ये क्या है? अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऑफिशियल तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि होक्स कॉल भी हो सकता है। और हो सकता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लोन चाहिए, तो लोन कैसे, पाकिस्तान में लोन कैसे मिल जाएगा? तो हो सकता है किसी लोकल ने बदमाशी करी हो या पाकिस्तान से आए हो। मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और ये खबर मैंने भी पढ़ी आरजू जी की, ऐसा हुआ था कि बॉम्बे में आई थिंक एक कॉल आया था। और उसने उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मुझे लोन दो, मैं उड़ा दूंगा बैंक को, कुछ कर दूंगा मैं बैंक को। तो पता बिल्कुल नहीं क्या सही। मामला। लेकिन खैर वो एक यही लग रहा है कि शायद किसी ने वैसे ही मजाक किया है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान से अब तो कोई कॉल नहीं कर सकता और करे भी तो पाकिस्तान में लोन आ नहीं सकता, और ना ही कोई इस तरह की बात। लेकिन साथ साथ क्या इस किस्म की कुछ बातें जब आती हैं, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, फिर एफएटीएफ ने कहा था कि अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, तो ये आपकी आपके ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रबल करे इस किस्म की न्यूज? नहीं 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 नहीं, इतनी देखिए, एफएटीएफ वाले बड़े संजीदा किस्म के लोग हैं। ऐसी छोटी सुरसुरियों से वो लोग ना इधर होंगे ना उधर होंगे। उनको पता है उनको क्या करना है, वो किस किस मकसद से आए हैं पाकिस्तान। और मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ का इससे कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई लेना देना है। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक। और साथ-साथ मेजर साहब, आपके यहाँ इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसका उसकी भी न्यूज़ आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी, आई थिंक आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है, मतलब नहीं आप नहीं नहीं बताएंगे? नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके, वो ओके। जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है। उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट हुँ, करी है, जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई ओके। है। हुँ, और दूसरी है आईएनएस अरिघात, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। हुँ। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब, ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें। तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे हैं कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो देखिए सकें जितने। देखिए देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से हम्म, इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी। पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है। चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए, सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स, जो दुनिया को सप्लाई करे। तो उस अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है आरजू जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा। और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में
एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही, उसके अलावा आप देख लीजिए कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस अभी मीडियम वेट का, जो ये तो लाइट है, ये मीडियम अभी भारत में इसके बारे में ऑलरेडी डिजाइनिंग शुरू हो गई है, बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो होना ही है आरजू जी इसमें ना, क्योंकि हमारा देखिए हमारे इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं जो दुनिया की कंपनीज चलाते हैं। तो बात तो वही है, जो मेटलर्जी के हैं कुछ, या कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर या कुछ आईटी के हैं। तो ये जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड बाय इंडियन कंपनीज, हार्डवेयर इज बीइंग मेड बाय विक्रांत जो है दैट इज 76% इंडियन, उसमें 24% इंपोर्टेड है। 76 जो अगला वॉरशिप इसके बाद बनेगा, जो विराट कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं पता पर लोग कह रहे हैं आईएनएस विराट बन रहा है, तो जब आईएनएस विराट बनेगा वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा और उसमें हो सकता है 90-92% इंडिजिनस हो, इंडियन जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो मेड इन इंडिया होगा। तो क्योंकि हजारों लाखों उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इसका पूरा एक आरजूजी इकोसिस्टम होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम ये गवर्नमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल कोई दोस्त मुल्क हो जो बोले कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उनके लिए बनाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, आप प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी कहते हैं कि चाहे वो आईफ़ोन 14 को लेकर हो, कि जो चाइना के बजाय इंडिया में बनेगा, वो कहते हैं कि क्वालिटी वो नहीं होगी, कहते हैं क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, चाहे वो जंगी सामान हो या कुछ भी, आपको लगता है कि क्वालिटी वही होगी जो दूसरी कंट्रीज़ से आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ से आपको आती है, या अमेरिका से, रशिया से? अब अभी तो आईफोन 14 नहीं बना इंडिया में, और नहीं, जब पिछले, बनेगा तो लोग कह रहे हैं क्वालिटी वो नहीं रहेगी। हाँ वो, अब वो होगा, जब होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी बुरी होगी। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा फाल वाला तोता तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आगे चल के दुनिया में क्या होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया ने जो पुराने आईफोन बनाए थे 13 और 12, उसमें भारत ने 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे हैं और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कुछ लोग हैं जो कभी, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे। मैं तो जब मेड इन इंडिया फोन आएगा एप्पल का मेड इन इंडिया, तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर मैं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता। लेकिन देश में बना हुआ एप्पल आईफोन 14 जरूर खरीदना, मैं इसको जरूर खरीदूंगा जैसे ही भारत में लॉन्च होता है। आई विल स्पेसिफिकली गो आउट जी एंड आई विल लुक फॉर द मेक इन इंडिया ठप्पा जहां मेड इन इंडिया लिखा है, और तब मैं खरीदूंगा एप्पल 14। तब तक मैं नया फोन नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर दैट। और जब बनेगा भारत में तो मैं लूंगा शान से। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अच्छा, अफ़गानिस्तान के लिए एक चीज कहना चाह एक चीज मैं कहना चाहूंगा अर्जुन जी, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको ना। नहीं, नहीं। लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, और आपने कहा कि इंडियंस नहीं ये बात बोली। हुँ। तो वो जो इंडियंस आपको ये बोलते हैं, आप उनसे कहना कि बेटा तुम भी मेड इन इंडिया हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये इंडियंस नहीं कहा, ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ। बट आप उन इंडियंस को बोलना, शहीद शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, ही इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। एवरीबडी, ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, एवरीबडी इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स ऑल राइट। जो मुल्क ये सब लोग पैदा कर सकता है, वो आईफोन 14 नहीं बना सकता, क्या बात कर रहे हैं, बन जाएगा। लेकिन खैर लोगों को डाउट होता है तो वो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि जब बनेगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, और अफ़गानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो अभी अफ़गानिस्तान को चला रहे हैं, उनका कहना है कि जी, बल्कि पाकिस्तान, ईरान और रशिया, ये सब
कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनका कहना है कि अगर सैंक्शंस हटा दी जाए तो ये बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से वहां पे ट्रेड हो सकती है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान तरक्की वाकई में कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है अफगानिस्तान, या इसी तरह से ये तालिबान के अंडर नहीं आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान वैसे तरक्की कर पाएगा जैसे अफगान सोच रहे हैं। अ, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि यू नो अफगानिस्तान को देखिए, मैं बता रहा हूं, अफगानिस्तान को 30-40 साल तक अगर सैंक्शंस हट गए और अफगानिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की है। ठीक है, ये जो एक रेडिकल इस्लाम का वर्जन वहां पे डाल दिया है तालिबान ने लोगों के बीच में। अब हर चीज हराम है, कोई कहता है रेडियो हराम है, कोई कहता है वॉशिंग मशीन हराम है, कोई कहता है टीवी हराम है, कोई कहता है ये हराम। अब सभी चीज हराम है तो फिर अफगानिस्तान तरक्की कैसे करेगा? अब बताइए ना, कैसे तरक्की करेगा कोई मुल्क? और ये मैं भारत के लिए भी कह रहा हूं, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए। जिस मुल्क में औरतें वर्कफोर्स में उतनी शामिल ना हो जितने मर्द हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपनी बहनों और अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर भारत भी तरक्की नहीं कर सकता। अफगानिस्तान तो खैर टोटली डिफरेंट केस है। अगर इंडिया को लगे कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और जो हमारी बहनें हैं, जो जो हमारी बेटियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें कि तुम घर पे रहो, तुम सिर्फ खाना बनाओ, ठीक है, या तुम शादी करो, या तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और तुम काम मत करो, अगर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं तो हम लोग भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो औरतों को दबा के, औरतों को नीचा करके कोई, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें कई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ कि भारत जाएगा और भारत वहां पे फैक्ट्री लगा देगा और अफगानिस्तान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा पूरे माशरे को। बिल्कुल सही। लेकिन साथ-साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है, मुजाहिद नाम है शायद, कुछ तो उनका कहना है कि जी अगर अफ़गानिस्तान, पूरा नाम मुझे उनका नहीं आता, तो मेरे पास मुजाहिद ही लिखा हुआ है। तो उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान जो है वो सारी कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता है और उसके लिए दुनिया उनकी मदद करे। अब दुनिया उनकी क्या मदद कर सकता है, इसलिए कि दुनिया चाहे जितना मर्ज़ी बाकी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं? टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, वो भी तो देखेगा ना, कि अब आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे ये लोग? देखिए, बात यह ना अर्जू जी, दो चीजें हैं। सब लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, लेकिन कोई ये नहीं कहता क्यों क्यों करें अफगानिस्तान की मदद। हम्म। दुनिया ने लोन ले रखा है अफगानिस्तान से, क्या चक्कर क्या है? बात यह है कि अगर अमेरिका को दखलंदाजी करनी पड़ेगी अफगानिस्तान में, तो कल फिर अमेरिका कर सकता है। कौन रोकेगा? तालिबान रोकेगा? तालिबान नहीं रोकेगा। 4 बम मारेंगे तालिबान, फिर गुफाओं में भाग जाएगा, फिर वहां से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देंगे। तालिबान में लड़ने की सकत थोड़ ना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मुझे आप ये कह रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थ्रू तालिबान अटैक करवाता है पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक आपका इशारा यही है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले फिर आपकी सरकार या आपके लोग इतने खुश क्यों हो रहे थे कि हमारे हम मजहब हैं जो वहां पे पावर में आ गए, वो कश्मीर दिलाएंगे? ये आप, एक बात मैं आपसे पूछता हूं आपकी शो में, एक सवाल अर्जुन जी, कि आप लोग इतने खुश क्यों गए थे 1 साल पहले कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो कश्मीर मिल गया, अब श्रीनगर पे जाके हमने कोरमे खाने, और बताओ जी अभी हमें कश्मीर मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये अफगान तालिबान जाके भारत को टाइट कर देगा? ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पता नहीं मुझे कि पहले क्यों सपोर्ट कर रहे थे और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो पीटीआई की जो मेंबर थी उन्होंने ये भी कहा था कि अब अफगान तालिबान जो है वो जाकर कश्मीर हासिल कर लेंगे, ये भी कहा गया था। आरजू जी, आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। तालिबान को कल भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, आज भी। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है कि हम तुम्हारे भाई हैं। वो कहते तुम्हारे भाई नहीं हो यार। अफगान तालिबानों के कितने वीडियो आए हैं जो हाथ जोड़ के कह रहा है हमारी जान छोड़ो यार, तुमसे कोई, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। उनको बेसिकली अफगान तालिबान को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। मैं आपको कट टू कट बात बता दूं, ठीक है? उनको अटक तक अपनी जमीन चाहिए, वो अपनी जमीन मानते हैं उसको, ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट द अफगान तालिबान वांट, दैट इज व्हाट हामिद करजाई वांटेड। मगर अब तो वो बाकी दुनिया को भी कह रहे हैं कि वो उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें, और ताकि वो जो है वो तरक्की कर सकें, वो आगे प्रोग्रेस करें। वो तो पाकिस्तान के अलावा सबको कह रहे हैं। नहीं आरजू जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से, मैंने आपको बताया ना, दो इसमें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं। वहां पे बैंकिंग सिस्टम का टोटल कोलैप्स है।
अब जो भी उनकी मदद करेगा, आपको अफगानिस्तान को ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे खाली प्लॉट है, ठीक है, खाली प्लॉट में आपको हर चीज बनानी पड़ेगी। आपको एक नए किस्म का वहां पे इंटरनेट शुरू करना पड़ेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको शुरू करनी पड़ेगी वहां पे, हेल्थ केयर इज इन शैम्बल्स, वो करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम करना पड़ेगा, ड्रेनेज करना, वहां पे तो सब बर्बाद है ना। क्योंकि तालिबान को क्या आता है? जंग लड़ना आता है तालिबान को थोड़ा ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो जो भी करेगा, देखिए कोई भी मुल्क एक लेवल पे, आज की तारीख में ब्रिटेन ने कुछ मिलियन पाउंड्स दे दिए पाकिस्तान को ना, तो ब्रिटेन में बड़ी उसकी तनकीद हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा खुद का हाल खराब है, हमारा पाउंड ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया, पाउंड, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे खाने के लिए, लोग भूखे हैं यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल है, आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। आप जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे, अंग्रेज जो है, ब्लू टिक वाले जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लोग अपनी सरकार को, पाकिस्तान को नहीं, अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को कैसे पैसा दे दिया, हमारे पैसे आपने पूछ के दिया। तो बिल्कुल सही। बात ये है कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जहां तक अफगान तालिबान की बात है अर्जुन जी, अफगान तालिबान किस तरीके, क्या देखिए, वहां पे तो लॉन्ग टर्म 30 40 50 साल तक डोनर्स आएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, एक एक स्कूल बनेगा, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। अफगान तालिबान कह रहा है आप हमारी सपोर्ट करिए, यानी कि आप हमें चेक काट के देते रहिए, हम बना लेंगे। देखिए ये सब ना कि $3 ट्रिलियन का वहां पे मिनरल है, ये सब झूठ है, ठीक है, ये 70s की एक झूठी झाटी रिपोर्ट किसी ने कर दी है। जरूर होगा अफगानिस्तान में जमीन के नीचे मिनरल वेल्थ, तो इंडिया में भी हर एक मुल्क में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की वेल्थ है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल फिर निकला है, हो सकता है कल कुछ तेल निकला है वहां पे, कुछ निकला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए जितनी भी सोसाइटीज हैं जो बहुत अमीर हैं और जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, मिनरल वेल्थ पे, जमीन के नीचे से जो मिल रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, वो आजकल घबराई हुई है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जो सोसाइटी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है वो घबराई हुई है, क्योंकि जब तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट तो करी नहीं वहां पे, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करी नहीं। वही अफगानिस्तान है, देखिए ना, अगर वहां पे कौन काम करेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है। चलिए इंडिया एक फैक्ट्री लगाती है जिसमें कहते हैं कि 5,000 अफगानों को रोजगार मिलेगा, भारत ने फैक्ट्री, कल कोई आ जाएगा इस्लामिक स्टेट वाला सुसाइड बॉम्बर, वहां पे फाड़ देगा, मार देगा लोगों को, 20 50 200 लोगों को, कौन जिम्मेदार होगा उसका? वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा है, हर एक बंदे के घर में 4 4 5 5 AK-47 है वहां पे पड़ी हुई, हर एक के बंदे के घर में ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, आरपीजीज हैं वहां पे। अब हाउ डू यू वर्क इन अ सोसाइटी लाइक दैट? वो औरतों को बुर्का पहना के और घरों के अंदर डाल रखा है, ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे क्या फैक्ट्री में? उनको तो ग्राउंड लेवल से आपको खड़ा करना पड़ेगा ना उस पूरे मुल्क को, और सबसे बड़ी बात उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, इकोनॉमी से पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सब तो दिमाग से चलता है ना मामला। अब जिस बिल्कुल जिस सही। कौम ने 40 40 साल तक सिर्फ जंग देखी है और कुछ देखा ही नहीं उसके अलावा, दे हैव सीन नथिंग बट वॉर, उनसे आप क्या तवज्जो रखते हो? वो लैपटॉप बनाएंगे, वो वॉशिंग मशीन बनाएंगे, कार बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो तो बम बना सकते हैं। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो दुनिया फिर उस तरीके से देखे, उस नजरिए से उनको देखे कि सब ठीक है, वी विल सपोर्ट द अफगान्स फॉर द नेक्स्ट 20 30 ईयर्स, तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। ये स्टोरी है। सही, लेकिन अगर हम इसी इसी किस्म की कुछ हम जो है सिचुएशन देखते हैं बलूचिस्तान में, बीएलए वाले जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लोगों को मार देते हैं। कल परसों भी एक किलिंग की है और उसके बाद एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमने किया है। तो आखिर ये लोग क्यों काबू नहीं आ रहे? और अगर बार बार हम ये कह दें कि ये सब कुछ भारत करा रहा है तो ऐसा कह के भी हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन बलूचिस्तान में भी सिचुएशन ऐसा लगता है खराब होती चली जा रही है। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ, चलिए एज एन इंडियन मैं एक मानता हूँ, एकेडमिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, चलिए हाइपोथेटिकली में कहते हैं, चलिए भारत कर रहा है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल भारत कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली हमने मान लिया, भारत कर रहा है ये सब बीएलए सीएलए जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की आईएसआई क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज से नीचे बात नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी, हमने सही। शौकत तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये तरीन फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको ना, क्या दिक्कत है? वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ी ना लड़ रही है बलूचिस्तान में, इंडियन आर्मी इज नॉट देयर इन बलूचिस्तान ना, वो तो पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलूचिस्तान का जो एरिया, जो पाकिस्तान की जोग्राफाई हुदूद में आता है।
उधर तो बीएलए एक्टिव है ना, तो क्यों बीएलए कितनी है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी बीएलए को पे काबू नहीं कर पा रही है? ये सवाल पूछना चाहिए पाकिस्तानी को। रोज अटैक क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते थे हम अजीम फौज हैं, सबसे बढ़िया हैं, मुजाहिद हैं, फलाना गाजी ढिमका फलाना, ये क्यों नहीं कर रहे अपना काम? वाई आर दे नॉट एबल टू डू इट? वाई आर दे नॉट एबल? क्योंकि एज आई सेड, पाकिस्तानीज बिलीव, पाकिस्तानीज को इस बात का विश्वास है, इस बात का यकीन है कि आईएसआई नंबर 1 है। तो आईएसआई का एक खुफिया इदारे का क्या काम है? अटैक होने से पहले उनको पता लग जाना चाहिए ना अटैक होने वाला है। तो दुनिया की नंबर 1 है, जिसके सामने सीआईए फेल है, जिसके सामने मोसाद फेल है, जिसके सामने रॉ फेल है, सब फेल है, आईएसआई नंबर 1 है, बाकी सब को काम नहीं आता, सिर्फ आईएसआई को काम आता है। तो आईएसआई क्यों नहीं कर पा रही, रोक क्यों नहीं पा रही? अजीम फौज क्यों नहीं रोक पा रही? अभी पूछिए आप, तो रोकना चाहिए आपको। नहीं, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, टीटीपी का जैसे हमें मालूम है कि टीटीपी को कहाँ से सपोर्ट है, तालिबान की तरफ से सब है, और यहाँ यहाँ के बहुत से जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी जाने भी जा रही हैं, लेकिन पीएलए को क्यों नहीं ये संभाल पा रहे? आरजू जी, ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही जी है, इनके पास एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। रद्दुल फसाद जब हुआ था, जी रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन लगे थे, ज़रबे अज़्ब में कई मिलियन $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए हर चीज के पैसे, अगर पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती है, पैसे लगते हैं ना। बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, अगर कोई असला खर्च होता है उसके, हर एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं कह रहा हूं चाहे $2000 लगे, $5000, $10,000, पर पैसे तो लगते ही हैं, खर्चा तो है स्टेट का। इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देयर इज नो, आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर मिले, बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? चीनी, आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूं चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान साफ करो? नहीं करेगा चाइना, चाइना नहीं करेगा, चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। अब देखिए, एक करीब 400 या 500 कितने मिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिए, मैं आपको देख के बताता हूं अभी। एक यूक्रेन को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया अनाउंसेस $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन। सऊदी अरेबिया ने, आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 मिलियन यूक्रेन को दिए ह्यूमैनिटेरियन एड। और पाकिस्तान में सब चूरन खिलाते हैं, मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए वो यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान है पहले हमें देना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है कि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे, तुम मुसलमान पैदा हुए हो, तो एटीएम का जो पासवर्ड है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, पिन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए सऊदी अरेबिया के एटीएम का, कार्ड का। वो आप बोलेंगे, बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट गिवन मनी टू पाकिस्तान, उसने छोटा मोटा दिया है कुछ, वो भी अगर अमेरिका कहता है तो। मैं कह रहा हूं जिसने भी मर्जी, मैं कह रहा हूं ये यूक्रेन को भी उसने, यूक्रेन को भी अमेरिका के कहने पर ही दिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ह्यूमैनिटेरियन एड गई है 400 मिलियन, और यूक्रेन, पाकिस्तान भी तबाह हो गया। 30 अरब 40 अरब तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये पूरा पानी आएगा, और पूरा जब आप लोग 6 महीने आपको लगेंगे अभी असेस करने में कि डैमेज कितना हुआ है, ये 70 80 100 अरब से कम का डैमेज नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। बहुत ज्यादा डैमेज है, ये ऐसा डैमेज नहीं है जो लोग ऐसी हवा में चूरन खिला देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दुनिया अब पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है। और एक जमाना था जब पाकिस्तान को कंटेनर भर के डॉलर आते थे, आज क्यों नहीं देना पैसे तैयार है? आप ये पूछिए, अब ये पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, अफगानिस्तान की वजह से थी।
अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा बाहर चला गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा अफगानिस्तान में, वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इसी के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हम्म। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र। यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बिल्कुल। हाँ, वो जो बाजवा साहब कहते हैं के हमारे सामने यहाँ बोर्ड। खुड्डे लाइन लगा दिए उन्होंने, बिल्कुल। हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो कयादत है पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या ला इला, बस एक दो डायलॉग मार दिए, सब लोग खुश, भंगड़े शंगड़े डाल दिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन, क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब एक हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने ये सब बोलने बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कागज है, आप उसके ऊपर जाइए ना। जो कागज लिखा हुआ है, आप जाइए उसके ऊपर, आप देखिए उसने क्या क्या लिखा है। उसका बड़ा मजेदार चीज है वो, उसने जो अमेरिका ने लिखा है, उसमें ईरान का मेंशन है, उसमें चाइना का मेंशन है, उसमें उसमें रूस का मेंशन है, उसमें भारत का मेंशन है, इंडो पैसिफिक के उससे, उसमें इसराइल का मेंशन है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट मेंशन बिकॉज दे डोंट फाइंड। अगर अगर वहां पे वो लोग अगर अफगानिस्तान में होते अमेरिकन, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम आता, एक बार नहीं 10 बार आता। और अगर पाकिस्तान का उसमें नाम मेंशन नहीं है एक भी बार, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इन इटसेल्फ, ये मैं अमेरिका का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, अपना नहीं, पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। आपको जो मर्जी करनी है आप खेल कूद करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनको अफगानिस्तान ना जाना हो। फिर वो पाकिस्तान से बोलेंगे अच्छा चलो $10 बिलियन ले लो, फिर पाकिस्तानी कहेंगे वो हमारे तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। यही है। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी इंडियंस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो सपोर्ट करती है इलेक्शंस में या गवर्नमेंट, यूएस का गवर्नमेंट को, और इस किस्म की बातें हमेशा से की जाती हैं, आज मैं पहली बार नहीं कह रही। लेकिन ये कि आपको लगता है कि ये वजह भी हो सकती है? जाहिर है इकोनॉमी वाइज भी आप लोग आगे जा रहे हैं, जाते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं आरजू जी, मुझे पता नहीं इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है कि, मुझे लगता नहीं है। बट मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता ऐसे 100% की नहीं, इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है ही नहीं और किसी भारतीय ने कुछ करा नहीं होगा। करा भी होगा, करा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं इसके ऊपर कोई, आई एम नॉट विलिंग टू मेक अ कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि देखिए आरजू जी, मैं कई बार ना जिससे मिलता हूं मैं यही बात कहता हूं, कई तरीके होते हैं एक मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने को, एक मुल्क को पनिश करने को, कई तरीके होते हैं, ठीक है। और अब भारत को यह पता लग गया कि, और भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़ने, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। जैसे एक बार आपकी शो में मैंने पहले भी बोला था, आपको आईएमएफ से लोन अगर आपको चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अक्टूबर में चाहिए तो आपको फरवरी में मिलेगा, लेकिन लोन पूरा मिलेगा आपको। आपको $1.5 अरब चाहिए, पर आपको चाहिए था अक्टूबर में। लेकिन बाकी आपने इतने कर्ज ले लिए बीच में 4 महीने में कि जब फरवरी में आपको आईएमएफ का लोन मिला, तो उस $1.5 अरब की डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं रह गई आपके लिए, और लोन भी मिल गया आपको, आपके ऊपर सर पे एक लोन भी चढ़ गया, लेकिन उसकी वैल्यू, क्योंकि आज मुझे ₹100 चाहिए, आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। और कहने को आपने ₹100 दे भी दिए मुझे, लेकिन मुझे आज चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे आज कर्जदार खड़े हैं, मेरे लोग आज भूखे हैं, मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है। मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी उनको, मुझे आज रोटी देनी है।
तो ये सब, जैसे एफएटीएफ का मामला आपने बोला, शुरू शुरू में आपने बोला था एफएटीएफ का मामला, ये सब होगा, ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक 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 टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से, और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा, इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व, इट इज ऑल डिप्लोमेसी। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अब अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर देगा। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ, देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए हैं। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, नहीं, आपकी वजह से नहीं करा, हम खुद इस लायक बने, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी, कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आईएसआई फंडेड है, ठीक है, कुछ हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में, ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा। आप सपोर्ट करिए, 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, 1 साल के बाद आपको आईएमएफ का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर। हल्का हल्का एक एक करके चूड़ियां कस रही हैं, एक एक करके, धीरे 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 ये होता रहेगा आरजू जी। आप अपने, आप जो चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी पूरा मामला, आप देखिएगा और आप उसको डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा आप लोग क्यों एफएटीएफ में हैं, इतनी शर्तों में बिल्कुल से इतनी पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी है, हम लोग क्यों हैं। आईएमएफ का लोन मिलना था, अप्रूव हो गया, लेकिन बोला कि 2 महीने के बाद अब हम आएंगे वहां पे पाकिस्तान में चेक करेंगे, फिर क्यों हो गया। एफएटीएफ का बार बार डिले क्यों। ये 8-10 चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हम भारत, हमेशा ही गुजरते हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन बचपन से आप सुन रही हैं, लेकिन इतना कभी आपने नहीं सुना होगा कि आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को सिर्फ चुप रहना है। इंडिया को आप देखिएगा, वहां पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करते हैं 370-35 से, कश्मीरियों का ये फलाना ढिमका, पूरा उन्होंने बात करी। शहबाज शरीफ का जवाब कौन देता है? फॉरेन ऑफिस का एक जूनियर अधिकारी, एक जूनियर ऑफिसर। बिल्कुल। कायदे से प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, यहाँ पे 10-12 साल की नौकरी वाला कोई ऑफिसर, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जवाब दे रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। कहानी खत्म। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे गौरव जी के, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, इसाकडार साहब अमेरिका पहुंचे हैं आईएमएफ से बात करने, और वो एयरपोर्ट पे जो एक हमने देखा बदतमीजी पीटीआई वर्कर्स की तरफ से, क्या इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का अगर इस तरह से कोई भी जाता है? ठीक है जो कह लें, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं इस वक्त, इस किस्म का बिहेवियर क्या शो करता है, इंप्रेशन नहीं क्या देखिए, जाता है? बात यह है कि इमरान खान ने लोगों को जिहाद पे लगा दिया। अब जो बंदा कर रहा है ना, जो उसको चोर चोर कह रहा था, तो मैंने वो वीडियो देखा, जो चोर चोर कह रहा है इसाकदर को, तो वो भी सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान का भला कर रहा हूँ, वो मैं पाकिस्तान का बुरा कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोच रहा, वो कह रहा है मैं भला ही कर रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं तो सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं नए पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, इमरान खान वाला नया पाकिस्तान में उसका सिटीजन हूँ। तो वो सब कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हर जगह जाना, अस्पतालों में घुसना, ये तो
जो नवाज शरीफ की वाइफ थी वो आईसीयू में थी, आईसीयू में घुस गए थे लोग, तो पीटीआई वाले हम्म, अपने फोन का कैमरा ऑन करके डॉक्टर के हम्म, गाउन पहन के ये आईसीयू के अंदर घुस गए थे। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो बेचारी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग औरत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में, आई थिंक कैंसर था उनको, कुलसूम नवाज जी जी। को कैंसर था। इनको तब रहम नहीं आया कि वो 65-70 साल की महिला हैं, ओल्ड हैं, उनको कैंसर है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, उनकी शायद कीमोथेरेपी चल रही थी, आईसीयू में पड़ी थी। आईसीयू में जाके इन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी अंदर घुस के दरवाजे पे। ये देखिए, बात ये है ना कि इससे सिर्फ पीटीआई नहीं, बात सिर्फ पीटीआई ने, पूरा जो एक माशरा है उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि किसी भी लेवल पे जाके, आप तो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो मैं पीटीआई का नाम लेके बोल लेता हूं कि किसी भी लेवल पे जाके गिर के जो अपना सियासी फायदा है, इमरान खान तकरीबन 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तकरीबन 4 साल। आप किसी पीटीआई वाले को पूछिए, पीटीआई वाला कसम खा लेगा कुरान शरीफ पे हाथ रख के कि अगर इमरान खान 5 साल रह जाता, बस पूरे अपने 5 साल कंप्लीट कर देता, तो सीपैक भी कंप्लीट हो जाता, पाकिस्तान सुपर पावर भी बन जाता, इंडिया कश्मीर इस्लामाबाद में आके हैंड ओवर करता उसके कागज, अमेरिका घुटने टेक देता। वो मानते हैं ये सब चीजें, वो मानते हैं उसको, वो अगर सी पैगंबर पैक मानते आप हैं इमरान खान आपके को, क्या ख्याल करें। से, सी पैक आपके ख्याल से अब बंद हो गया है, दोबारा नहीं ये कुछ कर पाएंगे, अब सी पैक नहीं, स्टार्ट नहीं मैं होगा? ये नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है सीपैक स्टार्ट हो जाए। इस हम्म, ये डिपेंड करता है आरजू जी की एपेटाइट कितनी है चाइना की, ठीक है। ठीक। चाइना की हम्म, एपेटाइट कितनी है ये डिपेंड करता है। अगर चाइना चाहेगा, क्योंकि देखिए चाइना तो सीपैक चला रहा है, पाकिस्तान तो नहीं चला रहा, हम्म, तो अगर चाइना चाहेगा तो सीपैक करेगा, अगर चाइना नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। आज की तारीख पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं नामुमकिन नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है। पर चीन के लिए ऐसा भी नहीं, चीन ने पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे दुनिया भर में पैसा डालना बंद कर दिया, पैसा डालना बंद कर दिया। ये क्यों जा रहे हैं अमेरिका के पास, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको असली कहानी तो इनसे पूछिए ना, कि आपके फौजी हैं खाकी वर्दी वाले, इनको लेकिन सब पता है। बाजवा साहब का तो हमेशा से झुकाव जो अमेरिका की तरफ रहा है, पहले भी जब इमरान खान थे, इमरान खान चाइना चाइना करते थे, ये अमेरिका की तरफ बोलते थे। देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाजवा साहब का नहीं, आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन है। हम्म, हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ वॉशिंगटन में डिसाइड होता है, वो इस्लामाबाद में डिसाइड नहीं होता। ये तो इमरान खान को गलत फहमी है, ये बच्चा है ये, इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, ये भी बचपना कर रहा है और शहबाज शरीफ भी बचपना कर रहा है कि इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। इनसे पूछ कौन रहा है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान का? वो तो गोरा डिसाइड करेगा वॉशिंगटन में बैठा हुआ, वो हुक्म देगा कि ये आर्मी चीफ बनेगा तो बन जाएगा। जियाउल हक को किसने बनाया आर्मी चीफ? सही। वो तो जियाउल हक ने गलती से जुल्फिकार भुट्टो को उसने उसने हैंग कर दिया, वरना जुल्फिकार उसको याया खान को किसने बना दिया? परवेज मुशर्रफ का किसने अप्रूवल दिया था? आपके जितने भी, अशफाक परवेज क्या नहीं है, आपका रहील शरीफ है, ठीक है, आपके जहांगीर करामत, आपके जितने भी हैं, जहांगीर करामत साहब फॉर हुम आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हम्म, इज अ ग्रेट पर्सन, बट ये जितने भी हैं ऑल अप्रूव्ड बाय अमेरिका। इनकी पढ़ाई आप देखिए, इनके इनके बायोडेटा देखिए, सब के सब अमेरिका में पढ़े हुए हैं। चाइना में कौन पढ़ा हुआ है? चाइना तो सिर्फ, देखिए चाइना आपके लिए एटीएम है, चाइना के साथ आपकी जुड़त कोई नहीं है, सिर्फ वो झूठ बोल रखा है लोगों को कि तुम चाइनीज पढ़ोगे और ये कर लो वो कर लो, चाइनीज भाई शहद से मीठी फलाना, ये झूठ है। आज तक जो पैसा आया है, अनअकाउंटेबल मनी जो पाकिस्तान में आई है हर समय, अमेरिका से आई है, चाइना से नहीं आई। चाइना ने हम्म, कर्ज दिया है आपको। आपने बिल्कुल। अमेरिका से इतने पैसे लिए हैं जितने आपने चीन से नहीं लिए, लेकिन अमेरिका का आपको वापस नहीं करना, आपकी देनदारी कोई नहीं है अमेरिका के लिए, वो तो खा के हजम कर गए, वो कहानी खत्म हो गई। चाइना के लिए देनदारी है। सीपैक अगर डूब गया तो आज की तारीख में पाकिस्तानियों को यह सोचना है कि बॉस सीपैक डूब गया, लेकिन चाइनीज तो आएंगे। जब पानी नीचे हम्म, आएगा तो चाइनीज कहेंगे यार सीपैक डूब गया, बाढ़ आ गई, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना यार, पानी में डूब गया सीपैक, हमारी गलती, हमने बारिश करवाई है, हमने कोई बारिश नहीं करवाई, आप तो पैसे लाओ। क्या चाइना ने अभी तक ये बोला है कि जो हमने आपको लोन दिए हैं हम उसको हम ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको 3 साल के लिए मुलतवी करते हैं, पोस्टपोन करते हैं? चाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो कोई नहीं सुना चाइनीज फॉरेन तो वो ऑफिस का। तो मोटरवेज और एयरपोर्ट सब कुछ मॉर्गेज किया हुआ तो है, और क्या करेंगे? नहीं भाई, वो तो आपका मॉर्गेज करा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पैसा वापस तो देना है ना, क्योंकि आपके लोन सही। के ऊपर लोन चढ़ रहा है आजू जी। देखिए, आपने चाइना से हाँ। $1 अरब लिया, हम्म, $1 अरब के एवज में उन्होंने एक एयरपोर्ट ले लिया आपका, ठीक है, पर वो तो मॉर्गेज है, तो आपको तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। जब आप नहीं वापस करेंगे तो दूसरा एयरपोर्ट ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, तो उनको चाहिए वही ना चाइनीज को, तो वो देखते हैं सी बिल्कुल। पैक का क्या होता है। आई डोंट नो, हो सकता है चाइना शुरू कर दे, मे बी।
हो सकता है, देखते हैं बहरहाल 6 महीने तो कुछ नहीं हो सकता जब तक कि बारिश का पानी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि या आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।